डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में आपसे बात की। अब हम बात करेंगे वसा के बारे में, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है और ग्लिसरीन और वसीय अम्लों के मिश्रण से बना हुआ होता है, यानी मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स। तो इनमें जो कार्बोज की तरह जो मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी वसा के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, परंतु कार्बोज की अपेक्षा इनकी रचना एवं अनुपात अलग होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में अगर हम देखें तो काफ़ी कम होती है। इसलिए वसा जो है ऊर्जा का सांद्र रूप होता है, यानी एक कंसंट्रेट। इससे हमें एनर्जी ज़्यादा प्राप्त होती है, ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। इसलिए वसा को सांद्र जो रूप है, तो उस कारण से एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ये जो वसा होती है या जो लिपिड्स होते हैं, जैसे हम लिपिड्स भी कह सकते हैं, फैट भी कह सकते हैं, ये जो लिपिड है या वसा है, ये छूने में चिकनाई का अनुभव देते हैं और जल में अघुलनशील परंतु यानी वाटर इनसॉल्युबल हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल पदार्थ हैं या कार्बनिक घोलक जैसे हैं, या जैसे बेंजीन हो सकती है, ईथर हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, तो वो पानी से नहीं धुलता है। उसको धोने के लिए हमें किसी न किसी कार्बनिक घोलक की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 ग्राम वसा से शरीर में जब एनर्जी प्राप्त होती है तो हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने कहा कि ये ऊर्जा का कंसंट्रेट सोर्स है, तो वहाँ पर 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है हमें सिर्फ 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस तरह हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की अपेक्षा अगर हम देखें तो वसा जो है वो दुगनी से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। इसका मतलब वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो वसा हमारे भोजन का जो महत्वपूर्ण भाग है, जो कि हम देखते हैं कि वसा हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हमारे उपयोग में होता है वो वसा ही होती है। तो यहाँ पर भारतीय जो है हम लोग जो हैं उनमें हमारे 10 से 30% तक ऊर्जा वसा के द्वारा ही प्राप्त होती है। और वसा जो है, अगर हम सोर्स देखें तो वसा एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज दोनों में पाई जाती है। तो एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज के अंतर्गत देखें तो जैसे जितने भी पेड़ पौधे के बीज जो हैं, जैसे सोयाबीन हो सकता है, जैसे सरसों का तेल हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, इन बीजों के अंदर बादाम हो सकती है, तिल हो सकता है, इनके अंदर जो है वो वसा पाई जाती है। इसके अलावा दूध है, मक्खन है, कॉड लिवर ऑयल है, यकृत है, आदि में भी वसा बहुतायत मात्रा में मिलती है। अब वसा और तेल, क्योंकि हमने कई जगह देखा या हम देखते हैं हमारी रूटीन वाली लाइफ में भी देखते हैं, शायद बच्चे लोग आपने भी देखा होगा कि वसा और तेल जो होता है वो दोनों थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। क्योंकि वसा जो होती है, जो फैट होता है, वो 20 डिग्री तापक्रम पर, यानी 20 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पर हम देखें तो ठोस अवस्था में होता है, जबकि तेल इसी सामान्य तापक्रम पर द्रव के रूप में वसा में संतृप्त वसा पाई जाती है, यानी एक जो वसा है वो संतृप्त रूप में है, और जबकि तेलों के अंदर असंतृप्त वसा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे लिपिड्स की, या वसा की हम बात करते हैं तो लिपिड्स में जैसे कि हमने कहा कि 2 चीज़ें मिलकर के बना होता है लिपिड, जिसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी ये 2 चीज़ों के संयोजन से लिपिड का निर्माण होता है। लिपिड्स आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर हम देखें रासायनिक संगठन, यदि हम देखें तो वसा का जो रासायनिक संगठन है वो है ट्राइग्लिसराइड। यानी ये ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है? पाचन क्रिया के बाद वसा जब टूटती है, जब पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो वसा जब टूटती है तो ये 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल देती है। यानी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये जो है वसा पाचन के बाद जो है 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु जो है वसीय अम्ल, इससे हमें प्राप्त होता है। अब ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, इनके बारे में हम जानना जरूरी है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ये एक प्रकार का अल्कोहल है। इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। इसमें एक अल्कोहल मुक्त होकर 3 वसीय अम्लों से जुड़ जाता है, यानी जो फैटी एसिड्स हैं उससे जुड़ता है। यह खाए जाने वाले सभी वसायुक्त पदार्थों में पाया जाता है। और सरल लिपिड, जितनी भी सरल है, बिल्कुल सिंपल लिपिड्स होती है, उसमें यही वसा उपस्थित होती है।
जिसका सामान्य सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये जो होती है, जो अगर हम साधारण वसा को देखें तो साधारण वसा में यही ग्लिसरॉल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वसीय अम्ल के बारे में। यानी जो वसीय अम्ल है इसमें भी कार्बन की श्रृंखला होती है। कार्बन की श्रृंखला 4 से लेकर और 22 तक होती है। वसीय अम्लों में अंतर और हाइड्रोजन अणुओं को जोड़ने की स्थिति से जो वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, उनके स्वाद में, उनके गुणों में, उनके सुगंध में, रचना आदि में परिवर्तन हो जाता है। यानी उनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजन है उसके कारण से इनमें अंतर पाए जाते हैं। अब वसीय अम्ल जो है, हम यहाँ पर बात करेंगे वसीय अम्लों के बारे में, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड या संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरा होता है असंतृप्त वसीय या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल जो है, असंतृप्त दोनों भिन्न प्रकार के हैं। संतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन के सभी बंध, जितने भी बॉन्ड हैं, जहाँ कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है वहाँ कार्बन के सभी बॉन्ड जो हैं वो संतृप्त रहते हैं। वहाँ पर कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े रहते हैं। संतृप्त वसीय अम्लों के प्रारंभ में एक कार्बन परमाणु से एक मिथाइल समूह और आखिरी कार्बन के जो कार्बन परमाणु है उससे एक कार्बोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि पहला वाला जो है उससे मिथाइल समूह है और लास्ट वाला जो है जिससे COOH यानी कार्बोक्सिल समूह इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन जो है, केवल हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर संतृप्त रूप से उपस्थित हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये संतृप्त वसीय अम्ल का है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो कि संतृप्त वसीय अम्ल जो है सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहते हैं, घी और तेलों में, घी में पाए जाते हैं। अब ये संतृप्त अम्ल जो प्रमुख रूप से हमारे भोजन में पाए जाते हैं उसके उदाहरण एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है और इसका जो सूत्र है वो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा जो है कैप्रिलिक अम्ल। कैप्रिक अम्ल जो है यह वसीय अम्ल मक्खन तथा नारियल के तेल में पाई जाती है। इसे एन डेकोनाइक भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो भी यहाँ पर दर्शाया हुआ है, जिसमें कार्बन की संख्या 10, टोटल जो कार्बन की संख्या है वो 10 है। पहला मिथाइल समूह है और लास्ट में COOH यानी कार्बोक्सिल समूह है। तीसरा जो है पामेटिक अम्ल। पामेटिक अम्ल जो है यह वनस्पति तेलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसे सिस्टेनिक नाम से या हेक्सा डेकोनाइक कहा जाता है। तो यहाँ पर भी 16 जो है टोटल कार्बन की संख्या 16 पाई जाती है, जिसमें पहला मिथाइल समूह है और अंत में कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। अब हम बात करते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल के बारे में। यानी असंतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त में जैसा कि हमने कहा कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं, वहाँ पर वो सभी संतृप्त होते हैं कार्बन। अब यहाँ पर जो वसीय अम्ल है इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वहाँ पर डबल बॉन्डिंग पाई जाती है। किन्हीं किन्हीं वसीय अम्ल में 2 या 2 से अधिक द्विबंध भी होते हैं। असंतृप्त वसीय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसी तरह से 2 अगर बंध है तो उसे डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। और अगर ऐसे वसीय अम्ल जिनमें कार्बन अणुओं की तुलना में 2 से तो मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल यानी ऐसे वसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ओलिक अम्ल, पामेटोलिक अम्ल, ये जो हैं इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा जो पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल है
यानी जिसमें वसी अम्लों में कार्बन अणुओं की तुलना में दो से भी अधिक हाइड्रोजन अणुओं की कमी पाई जाती है, जिसके उदाहरण है लिनोलिक अम्ल, यानी जिसका सूत्र होता है C18H32O2। यह तेलों में पाया जाता है। इसके अलावा इलियोस्ट्रिक एसिड, यानी जिसका सूत्र है C18H30O2। एराकोडोनिक एसिड, इसका सूत्र है C20H32O2। यह बीज के तेलों में उपस्थित होता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो संतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन के सभी बंध, जितने भी यहाँ पर देखें तो कार्बन के जितने भी बंध हैं हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन परमाणुओं की तुलना में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अतः कहीं कहीं कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम देखें तो वसा में संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वे सामान्य तापक्रम पर यानी 20 डिग्री टेम्परेचर अगर हम देखें तो वहाँ ठोस अवस्था में रहते हैं। तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कारण तेल जो है सामान्य तापक्रम पर द्रव के रूप में रहते हैं, लिक्विड के रूप में रहते हैं। यहाँ पर हम देखें, अब बात करते हैं आवश्यक वसीय अम्ल की। अभी हमने कहा संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल, अब आता है आवश्यक वसीय अम्ल क्या होते हैं। है जैसे हमने वहाँ पर पिछले चैप्टर में पढ़ा था आवश्यक प्रोटीन अमीनो एसिड्स और अनावश्यक अमीनो एसिड्स, उसी प्रकार से आवश्यक वसीय अम्ल वो हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और हमें इनके भोजन के द्वारा लेने की आवश्यकता होती है। जैसे लिनोलिक अम्ल है, लिनोलेनिक है, एराकोडोनिक वसीय अम्ल है, ये आवश्यक वसीय अम्ल की श्रेणी में आते हैं। लिनोलेनिक अम्ल जो होता है पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह तेलों में बहुतायत से मिलता है। लिनोलिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्धपारगमी यानी सेमी परमिएबल बनाता है। इसी कारण गर्मी के मौसम में शरीर से निकले हुए पसीने को भी ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा लिनोलिक अम्ल त्वचा संबंधी कई रोगों के उपचार के लिए भी सहायक होता है। आवश्यकता से अधिक लिनोलिक अम्ल की मात्रा एराकोडोनिक अम्ल में बदल जाती है। शरीर में तंतुओं के लिपिड के संश्लेषण में आवश्यक वसीय अम्ल जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो वसीय अम्लों का यहाँ पर एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यानी वसीय अम्ल जो है जिसको हम कह सकते हैं कि संतृप्त वसीय अम्ल है और असंतृप्त है। संतृप्त के जो उदाहरण है ब्यूटायरिक है, स्टीयरिक है, पामेटिक अम्ल है, आर्किडिक है, कैप्रिलिक है। और असंतृप्त के अंदर जैसे मोनो असंतृप्त है जिसमें ऑलिक और पामेटोलिक है, और असंतृप्त के अंदर जिसमें पॉली असंतृप्त है यानी ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे प्यूफा के नाम से भी जाना जाता है, PUFA, प्यूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो यहाँ इसके जो उदाहरण है लिनोलिक एसिड, आर्केडोनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे लिपिड्स के वर्गीकरण के बारे में। तो लिपिड्स का जो वर्गीकरण है उसको हम भोजन में लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, उसके कंपोजिशन के आधार